नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CSS फन ट्रिक्स में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीड्योर यानी कि MOP। पार्ट 5 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने चैप्टर 7 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 8, जिसका नाम है कम्युनिकेशन फॉर्म्स चैनल्स एंड प्रोसीड्योर्स, जिसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे लेटर, इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशंस, NSO, ईमेल, कॉरेस्पॉन्डेंस, ID नोट, रिजोल्यूशन और बाकी टॉपिक्स जो कि स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशंस। जो इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशंस होती है, यानी कि जिस केस में एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके बीच में जो कंसल्टेशंस होते हैं उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए, इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन में टेक द फॉर्म ऑफ ओरल डिस्कशंस। बी, इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर्म ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस विद इन द सेक्रेटेरिएट। सी, बोथ ए एंड बी। डी, नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एक बार देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 8, कम्युनिकेशन फॉर्म्स चैनल्स एंड प्रोसीड्योर। इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन। इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन में टेक द फॉर्म ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल नोट्स, इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स एंड ओरल डिस्कशंस, यानी कि 3 तरह से इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन किया जाता है। एक होता है आपका इंटर डिपार्टमेंटल नोट्स की तरह से, जिसमें कि रिटन कम्युनिकेशन होता है नोट के थ्रू, जैसे हम ID नोट बोलते हैं। दूसरा होता है इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स, यानी मीटिंग्स के थ्रू होता है। और तीसरा होता है ओरल डिस्कशंस। The most common and frequently used form of written communication for transaction of business within the Secretariat Ministry Department is interdepartmental note, earlier known as UO note और intersection note। जो रिटेन कम्युनिकेशन में सबसे कॉमन फॉर्म है वो है ID नोट, जो कि होता है, जैसे पहले नाम हुआ था UO नोट हुआ करता था। ठीक है, अब होता है कि ID नोट होता क्या है और इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स का यूज़ कब होता है। तो देखिए, जैसे अगर हम मान लें, एग्जाम्पल से बात करते हैं, अगर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, जैसे कोविड के बाद बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, उनके बच्चों के लिए कोई रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, तो उसमें बच्चे भी हैं, लेडीज़ भी हैं, तो उसके लिए किसका इन्वॉल्व हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो अगर उनको उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को, तो क्या करेंगे? वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के पास एक ID नोट भेजेंगे और उनकी कंसल्टेशन या कंकरेंस ले लेंगे, और जब वहाँ से आ जाएगी तो डिसीजन ले लेंगे। तो इस तरह से ये हो गया ID नोट के थ्रू। अब इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स की या ओरल डिस्कशंस की जरूरत क्या पड़ती है? जब मान लो एक प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा कई सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, कई सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर उसको ID नोट के थ्रू सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। जैसे सपोज हम बात करते हैं मिशन गति शक्ति, जो कि अभी हमारा भारत सरकार का चल रहा है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें क्या होता है कि आपको हाईवेज़ बना रहे हो, तो कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हुई? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। साथ साथ आप क्या कर रहे हो? उसके साथ साथ आप उसके दोनों तरफ पेड़ भी लगा रहे हो, उसमें जो आसपास जंगल के एरिया से निकल के जा रहा है उनके लिए आप एरिया रिजर्व भी कर रहे हो, उनके लिए पासेस भी बना रहे हो। तो कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी इसमें? इसमें होगी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट। इसके अलावा आप उसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा रहे हो, तो कौन सी हो गई? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर इन्वॉल्व होगी इसमें। इसके अलावा आप इसमें इंडिया की एंशियंट आर्ट को दिखा रहे हो, जैसे आजकल फ्लाईओवर्स के नीचे होता है कि वहाँ पे कभी कोई मधुबनी पेंटिंग्स को बना दिया, कहीं पर कोई दूसरी तरह की पेंटिंग्स को बना दिया, तो कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी इन्वॉल्व हो गई। तो इस तरह से मल्टीपल मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई। तो अभी ID नोट के थ्रू सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो क्या करना पड़ेगा? इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स करनी पड़ेंगी। सारी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी से जो भी कंसर्न पर्सन है वो बैठ के मीटिंग करेंगे और प्लान को एग्जीक्यूट कर लेंगे, या फिर ओरल डिस्कशंस के थ्रू एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इंटर डिपार्टमेंटल नोट, यानी ID नोट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1, इट इज़ यूज्ड इन सीकिंग क्लैरिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रूल्स, इंस्ट्रक्शंस एटसेट्रा फ्रॉम द नोडल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। 2, it may also be used by a department when consulting its attached and subordinate offices. 3, it is marked to the officer concerned in the referring department. Options are A1 and 2 only, B1 and 3 only, C2 and 3 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above, यानी सारे स्टेटमेंट सही हैं। एक बार देख लेते हैं। ID नोट, जिसे इंटर डिपार्टमेंटल नोट बोलते हैं, इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द एडवाइस, व्यूज़, कमेंट्स और कंकरेंस ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी ये तो उनकी एडवाइस, डिसीजन आपको खुद लेना है, लेकिन आप एडवाइस ले रहे हो, व्यूज़ ले रहे हो, कमेंट ले रहे हो, और कंकरेंस मतलब उनकी परमिशन ले रहे हो। कंकरेंस कब ली जाती है? जैसे आप किसी कोई नई पोस्ट क्रिएट कर रहे हो, तो नई पोस्ट क्रिएट करने के लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की कंकरेंस चाहिए, आप उनकी एडवाइस नहीं ले रहे हो। एडवाइस का मतलब कि हम तो ले रहे हैं, आप अपने व्यूज़ दे दो, हम आपके व्यूज़ को भी कंसीडर कर लेंगे, लेकिन कंकरेंस का मतलब हो गया हम आपकी परमिशन ले रहे हैं, अगर आपने परमिशन नहीं दी तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कंकरेंस भी होती है। ऑन अ प्रपोजल और इन सीकिंग क्लैरिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रूल्स, इंस्ट्रक्शंस एटसेट्रा फ्रॉम द नोडल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट।
It may also be used by department when consulting its attached and subordinate offices and vice versa. ID नोट का यूज अपने attached offices और subordinate offices के साथ communication में भी यूज़ किया जा सकता है. ये offices क्या होते हैं, ये पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे देख सकते हो. The interdepartmental note is either to be recorded on a file, referred to another department, or take the form of independent self-contained note. अब ID नोट होता क्या है, या तो एक फाइल पर रिकॉर्ड करके फाइल को भेज दिया जाता है दूसरे डिपार्टमेंट को, या फिर एक इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट नोट भी हो सकता है, एक सिंगल नोट भी हो सकता है. वाइल रेफरिंग द आईडी नोट टू द अदर डिपार्टमेंट्स इट इज़ मार्क टू द ऑफिसर कंसर्न इन द रेफरिंग डिपार्टमेंट. जब आईडी नोट को रेफ़र किया जाता है तो दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर जो होता है, कंसर्न ऑफिसर, उसका नाम के साथ रेफ़र किया जाता है. डिपार्टमेंट के नाम से नहीं होता, ये इंडिविजुअल के नाम से होता है. अब एक बार आईडी नोट का फॉर्मेट देख लेते हैं. सबसे ऊपर आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका ब्रैकेट में आएगा भारत सरकार. फॉन्ट इंग्लिश का होगा लेकिन लिखा जाएगा हिंदी में भारत सरकार. ऐसे ही जिस डिपार्टमेंट का होगा उस मिनिस्ट्री के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ सो एंड सो, और उसके बाद ब्रैकेट में विभाग. ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करते हैं तो गृह मंत्रालय, और उसका जो भी विभाग होगा वो आ जाएगा. अगर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इस तरह से लिखा जाएगा. उसके बाद सब्जेक्ट आएगा. यहाँ पे देखो ऊपर कोई भी नंबर नहीं आया है, ध्यान रखने वाली बात है आईडी नोट में, क्योंकि आईडी है, इसमें ऊपर कोई भी नंबर या कोई सैल्यूटेशन कुछ नहीं आएगा. सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर देंगे. सबसे पहले आएगा प्रेजेंट रूल्स रिगार्डिंग इश्यूज़. ठीक है, जो भी हम रूल्स के रिगार्डिंग मांग रहे हैं उसका रूलिंग आएगी. फिर क्वेश्चन, आपको क्या कन्फ्यूज़न है, और उसके बाद उनकी कंकरेंस लेंगे. उसके बाद नीचे साइन होगा ब्रैकेट में, जिसका नाम, जो ऑफिसर साइन कर रहा है उसका नाम आएगा. उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन आएगी, नीचे टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी आएगी. अब नीचे सबसे आएगा जिस डिपार्टमेंट को आप भेज रहे हो. अगर आप डिपार्टमेंट, जैसे इसमें डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स लिखा हुआ है तो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, फिर ब्रैकेट में हिंदी में आएगा विधिक कार्य विभाग. और उसके बाद जैसे कि हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ये बाई नेम होता है, तो उसमें जिस ऑफिसर को आप भेज रहे हो उसका नाम आएगा श्री. उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके ऑफिस एड्रेस शास्त्री भवन न्यू दिल्ली. उसके बाद लाइन करके उसके नीचे आएगा जो ओरिजिनेटिंग डिपार्टमेंट है, आपके डिपार्टमेंट का नाम आएगा, आईडी नंबर आएगा, जो ऊपर नंबर नहीं आया था कुछ भी नीचे आएगा, और जिस डेट को आप भेज रहे हो वो डेट आएगी. तो ये होता है हमारा आईडी नोट का फॉर्मेट. इसके अलावा जो नोटिंग ड्राफ्टिंग के जितने भी रूल्स हैं, कैसे ड्राफ्टिंग की जाती है, वो हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे अलग से प्रॉपर तरीके से. बट यहाँ पे आप एक बार आईडी नोट का फॉर्मेट देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट गाइडलाइंस रिगार्डिंग इंटर डिपार्टमेंटल नोट. आईडी नोट के रिगार्डिंग गाइडलाइंस को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है. 1, प्रिस्क्राइब अ time limit when calling for advice or concurrence from other ministry. 2, if the timeline is prescribed, the originating ministry cannot move the proposal further until the advice concurrence is received. 3, advice concurrence one shot cannot be recalled by the originating ministry. Options are A1 and 2 only, B1 and 3 only, C2 and 3 only, D1 only, and the right answer is D1 only. यानी 2 और 3 are wrong statement. एक बार देख लेते हैं. प्रिस्क्राइब ए टाइमलाइन व्हेन कॉलिंग फॉर एडवाइस और कंकरेंस फ्रॉम अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट. अगर आपको किसी मिनिस्ट्री से कंकरेंस या एडवाइस चाहिए तो आप उसके लिए एक टाइमलाइन दे सकते हो. उसमें लिख सकते हो कि योर कंकरेंस इज सॉर्ट विद इन 10 days फ्रॉम रिसीविंग दिस नोट. इस तरह से हम टाइमलाइन प्रिस्क्राइब कर सकते हो. व्हेन सच अ रेफरेंस डज नॉट रिक्वायर कंकरेंस अंडर द रूल्स, the originating ministry need not wait for the comments of the other ministry beyond the prescribed time limit and go ahead with the scheme proposal without waiting any longer. अब देखो आप सिंपली एडवाइस मांग रहे हो और एडवाइस वो डिले कर रहे हैं, तो आपकी जो स्कीम है, जो पॉलिसी है वो डिले हो रही है, तो आप वेट मत करो, आप आगे बढ़ जाओ. बट अगर कंकरेंस चाहिए, कंकरेंस मतलब आपको कोई एक्सपेंडिचर राइट ऑफ करना है, कुछ आग लगी, कुछ भी हो गई, अब वो राइट ऑफ करने के लिए आपको कंकरेंस चाहिए, यानी कि परमिशन चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की, तो आप उस प्रपोजल को आगे नहीं कर सकते. उसको राइट ऑफ तब तक नहीं करोगे जब तक कि कंकरेंस नहीं आ जाएगी. आप उनको रिमाइंडर भेजो, टेलीफोनिकली कम्युनिकेट करो, कैसे भी करो, बट उनकी कंकरेंस लेनी पड़ेगी. बस सिंपली अगर एडवाइस या ओपिनियन का मैटर है तो आप गो अहेड कर सकते हो. द इनिशिएटिंग मिनिस्ट्री शुड ऑलवेज फील फ्री टू रिकॉल इट्स फाइल फ्रॉम अनदर मिनिस्ट्री टू विच सच अ रेफरेंस हैज बीन मेड ऑन अ फाइल. यानी कि जो ऑरिजिनेटिंग मिनिस्ट्री है वो अपनी फाइल को रिकॉल कर सकती है एट एनी मोमेंट. इफ सच अ कोर्स इज रिक्वायर्ड टू बी अडॉप्टेड फॉर एक्सपेडाइटिंग द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द केस. अगर आपको लगता है कि डिले हो रहा है और आपका प्रोसेस जो है हेल्डअप हो रहा है, तो आप सिंपली इसको रिकॉल कर लो कि एडवाइस नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं इसको मैटर को लेके. सच अ डिसीजन टू रिकॉल अ फाइल शुड बी टेकन एट अ लेवल नॉट लोअर देन दैट ऑफ अ ब्रांच ऑफिसर इन द ओरिजिनेटिंग मिनिस्ट्री. और ये डिसीजन जो लिया जाना चाहिए कम से कम ब्रांच ऑफिसर यानी कि अंडर सेक्रेटरी लेवल पर लिया जाना चाहिए.
क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट गाइडलाइंस रिगार्डिंग इंटर डिपार्टमेंटल नोट। आईडी नोट के रिगार्डिंग कौन सी गाइडलाइंस करेक्ट है। 1, इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन मे बी सॉट थ्रू इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स कन्वीन्ड अंडर द ऑर्डर्स ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द लेवल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। 2, oral discussion may also be sought to seek advice concurrence of other department. 3, in case of deadlock between two or more departments, such issues should be sorted out by the committees of secretaries headed by any of the cabinet minister. Options are A1 and 2 only, B1 and 3 only, C2 and 3 only, D1 only, and the right answer is A1 and 2 only. यानी कि 3 स्टेटमेंट जो है वो गलत है और 1, 2 हम पहले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों करेक्ट है। एक बार देख लेते हैं। इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स मे बी हेल्ड वेयर इट इज़ नेसेसरी टू एलिसिट द ओपिनियन ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स ऑन इंपॉर्टेंट केसेस एंड अराइव एट अ डिसीजन विद इन अ लिमिटेड टाइम। आपके पास टाइम कम है और मल्टीपल मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व, आपको डिसीजन लेना है तो आप क्या करोगे, लेटर से आप भेजोगे, फिर 3 दिन बाद उनका डिसीजन आएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। बेटर है कि आप एक इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स कर लो और उस मीटिंग में सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लो, सारे क्वेश्चन को क्लियर कर लो और साथ में डिसीजन ले लो। नो सच मीटिंग विल नॉर्मली बी कन्वीन्ड एक्सेप्ट अंडर द ऑर्डर्स ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द लेवल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। कम से कम जेएस लेवल के ऑफिसर ही इस मीटिंग को कंडक्ट करा सकते हैं। ऑन ओकेजन इट मे बी नेसेसरी टू हैव ओरल डिस्कशन इंक्लूडिंग टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद ऑफिसर ऑफ अदर डिपार्टमेंट। अब अगर मीटिंग के लिए आपके पास टाइम नहीं बच रहा है, मीटिंग का मतलब आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारी मिनट्स बनते हैं, सब कुछ बनता है, टाइम लग रहा है। दूसरा तरीका है टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर लो, फ़ोन पे बात कर लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लो, उसमें सारी चीज़ों को क्लियर कर लो, वो और भी फास्ट तरीका होता है। In case 2 or more departments persist with their respective viewpoints leading to a deadlock of impasse, such issues should be sorted out by raising the level of consideration to a forum like the committee of a secretary headed by the cabinet secretary. अब कोई डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, 2 मिनिस्ट्रीज़ के बीच में, वो अपने अपने व्यू पॉइंट पर अड़े हुए हैं, वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, एक कमेटी बनेगी और उसका हेड कौन होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी और द लेवल ऑफ मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर के लेवल पे होगी कंसर्न, टू अराइव एट अ क्विक डिसीजन विदाउट कंटिन्यूइंग विद प्रोटेक्टेड कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्कशन अमंग द डिस्प्यूटिंग डिपार्टमेंट। बजाय इसके वो अपने लेटर्स एक दूसरे को लिखते रहे और अपने पॉइंट को क्लियर करते रहे और वो फाइल जो है महीनों तक मूव होती रहे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर में कमेटी बनाओ और उसको सारे दोनों की ओपिनियन लो और फाइनल डिसीजन दो, या फिर एक मिनिस्टर के अंडर में बना के ख़त्म करो। क्वेश्चन नंबर 5, what measures can be taken if the advice sought by the owner department requires detailed examination। अब जो ओनर डिपार्टमेंट है उसने जो मैटर मांगा सिर्फ सिंपली वो नहीं है, ओपिनियन या एडवाइस सिंपल नहीं है, उसमें उनको डिटेल्ड उनको भी स्टडी करना पड़ेगा केस। तब उस केस में क्या होगा, 1, advice concurrence of the required detailed examination will normally be done separately through notes in a shadow file। 2, decision approved by the competent authority will be recorded on the file of the other department and return the original file to the owner department। 3, the shadow file too will be sent to the owner department to enable them to understand how the decision was taken। Options A, 1 and 2 only, B1 and 3 only, C2 and 3 only, D1 only, and the right answer is A1 and 2 only, यानी कि 3 जो है स्टेटमेंट वो गलत है। एक बार देख लेते हैं। इंटर डिपार्टमेंटल नोट, if a reference from the other department seeks the advice or concurrence of the receiving department and requires detailed examination, such examination will normally be done separately through notes in a shadow file। अब डिटेल्ड एग्जामिनेशन चाहिए तब क्या करोगे आप, अगर नॉर्मली कंकरेंस मांगी आपने या फिर आप नॉर्मल एडवाइस मांगी, आपने अपने ऑफिसर से डिस्कस किया कि हाँ ठीक है, बोल दो, यू गो हेड, ठीक है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तब तो बात अलग है। अब उसमें डिटेल्ड एग्जामिनेशन चाहिए तो आपको एक फाइल ओपन करनी पड़ेगी ना। अब दूसरे डिपार्टमेंट से जो फाइल आई आप उसमें तो उसको नहीं करोगे ना, दूसरे डिपार्टमेंट की फाइल में तो पेन नहीं चलाओगे, तो क्या करोगे, एक शेडो फाइल ओपन करोगे। शेडो फाइल जो है उसे पूरा ट्रैक होगा, आपने फाइल को भेजा, फिर ऑफिसर ने आपके पास वापस क्वेरी लगाई, फिर आपने भेजा, एक नॉर्मल फाइल की तरह उसमें सारा मैटर डील हो जाएगा। A shadow file contains photocopy of all the relevant correspondence portion and the notes portion received from the other department or attached or subordinate office as the case may be। हमें पता है कि जो आईडी नोट है वो दूसरे डिपार्टमेंट से भी आ सकता है, अटैच ऑफिस से भी आ सकता है, सबऑर्डिनेट ऑफिस से भी आ सकता है। तो जहाँ से भी आपके पास आया हुआ है उसमें जितना भी उनकी फाइल है उसका कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन और नोट्स पोर्शन उसी फोटोकॉपी करके आप लगा दोगे, तभी तो डिसीजन ले पाओगे और आप उसके ऊपर अपना नोट चला दोगे। उनका नोट्स और जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस है वो सब शेडो फाइल के कॉरेस्पॉन्डेंस का पार्ट बन जाएगा। वहाँ से आप जो है रेफरेंस ले लोगे और अपने नोट में उसके यूज़ कर लोगे। द केस विल देन बी प्रोसेस्ड फॉर अ डिसीजन ऑन द शेडो फाइल इंक्लूडिंग द डिसीजन और ऑब्जर्वेशन ऑफ टू बी रिकॉर्डेड ऑन द फाइल ऑफ द अदर डिपार्टमेंट प्रेफरेबली एट द लेवल ऑफ अंडर सेक्रेटरी। अब जो फाइनल डिसीजन आएगा उसको आप रिकॉर्ड कर दोगे जो दूसरे डिपार्टमेंट की फाइल आई हुई है आपके पास, क्योंकि उसमें तो आपको फाइनल डिसीजन देना है, आपने फाइनल डिसीजन उसका कन्वे कर दिया और
किस लेवल से किया जाएगा, कम से कम अंडर सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर जो है वो डिसीजन को कन्वे करेगा, क्लियरली इंडिकेटिंग द लेवल एट विच द डिसीजन वॉज टेकिंग। और उसमें इस पर मैंशन किया जाएगा कि डिसीजन हैज बीन टेकन विद द अप्रूवल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी या डिसीजन हैज बीन टेकन बाय एडिशनल सेक्रेटरी, तो इस क्लियर मेंशन किया जाएगा। एंड रिटर्न द ओरिजिनल फाइल टू द ओनर डिपार्टमेंट। अब ओनर डिपार्टमेंट को आपको भेज दिया आपने, आप उसकी फाइल, उनका डिसीजन हो गया। द शैडो फाइल टू विल हैव अ फाइल नंबर एंड रिटेन्ड इन द डिसीजन टेकिंग डिपार्टमेंट। शैडो फाइल पे भी एक फाइल नंबर होता है और वो डिसीजन टेकिंग डिपार्टमेंट में होगी, क्योंकि दिस ओरिजिनेटिंग डिपार्टमेंट है, उनका इंटरेस्ट आपके डिसीजन में है, ना कि आपने डिसीजन कैसे लिया और आपके बीच में क्या डिस्कशन हुआ, वो उनका कंसर्न भी नहीं है और वो बताना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए शैडो फाइल को मूव नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन में क्या था, ओनर डिपार्टमेंट टू इनेबल देम टू अंडरस्टैंड हाउ द डिसीजन वाज टेकन। उनको क्या मतलब कि डिसीजन, हाउ द डिसीजन वाज टेकन, व्हाट द डिसीजन इज टेकन, दैट इज देयर कंसर्न, नॉट हाउ द डिसीजन वाज टेकन। तो शैडो फाइल मूव नहीं होगी, शैडो फाइल इज योर ओन प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6, ईमेल कैन बी यूज्ड फॉर सप्लाइंग क्लासिफाइड डेटा ऑल्सो, ए ट्रू बी फॉल्स, एंड द राइट आंसर इज ए ट्रू। बिल्कुल, क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन भी ईमेल के थ्रू सप्लाई की जा सकती है। क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को हम नॉर्मल कोर्स में किसी को नहीं देते हैं, उसके लिए हमें एक अथॉरिटी को ही दे सकते हैं जो कि उसकी ओनर है, उन्हीं को दे सकते हैं या फिर अप्रूवल से दे सकते हैं। तो ये चीज़ तो ईमेल के केस में भी एप्लीकेबल है। ईमेल में ऐसा तो है नहीं कि आप जो डेटा दे रहे हो वो पब्लिक में डाल रहे हो, वेबसाइट पर थोड़ी ना डाल रहे हो, ये भी पर्सनली होता है। तो इसलिए क्लासिफाइड डेटा भी ईमेल पर दिया जा सकता है। दिस इज अ पेपरलेस मोड ऑफ कम्युनिकेशन टू बी यूज्ड बाय द डिपार्टमेंट इन ई ऑफिस इन्वायरमेंट। ठीक है, ये पेपरलेस मोड होता है, कम्युनिकेशन का फास्टेस्ट मोड होता है। इट कैन बी वाइडली यूज्ड इवन वेयर क्लासिफाइड डेटा इज शेयर्ड। और क्लासिफाइड डेटा के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए क्लासिफाइड डेटा यूज होता है और 1-to-1 कम्युनिकेशन ही ईमेल में होता है। सच क्लासिफाइड डेटा आर टू बी सेंट ओनली इन इनक्रिप्टेड वर्जन। अब ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ईमेल जो है हैक भी हो सकती है, कभी ई ऑफिस आईडी या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो डेटा जो है लॉस्ट ना हो जाए, इसलिए इसको इनक्रिप्टेड वर्जन में करते हैं। और जो दूसरे ओनर के पास जाता है, जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं, रेसिपिएंट होता है, वो उसको पहले डिक्रिप्ट करते हैं, फिर उसको वो डेटा को यूज़ करते हैं। तो अगर किसी थर्ड पार्टी के हाथ लग भी जाएगा तो वो उसको यूज़ ना कर पाए, इसलिए हम उसे इनक्रिप्टेड कर देते हैं। अदर गाइडलाइंस आर प्रोवाइडेड इन द ईमेल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड एंड अपडेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से माइटी बोलते हैं, उन्होंने ईमेल पॉलिसी बना रखी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप आराम से ईमेल को यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, विच फॉर्म इज यूज फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग विद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। SPSC होता है, उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए आप कौन सी फॉर्म को यूज़ करते हो। A ऑफिस मेमोरेंडम, B लेटर, C नोटिस, D डेमी ऑफिशियल लेटर यानी DO लेटर। एंड द राइट आंसर इज B लेटर, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से कॉरेस्पॉन्डेंस करने के लिए आप लेटर फॉर्म को यूज़ करोगे। एक बार देख लेते हैं। लेटर, दिस फॉर्म इज यूज फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग विद, ये किस किस के साथ कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ आप जब कम्युनिकेशन करोगे तो आप कैसे करोगे, लेटर की फॉर्म में। पब्लिक बॉडीज़ एंड मेंबर्स ऑफ पब्लिक, पब्लिक के साथ जितना भी आप कम्युनिकेशन करते हो वो आपका लेटर की फॉर्म में होता है। अगर आप में से किसी लोगों का कभी ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आएगा फ्यूचर में, तो आप देखोगे कि वो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है आपका लेटर की फॉर्म में आता है। और जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है उनके लिए नहीं, जो फ्रेश जो रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं उनके लिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो UPSC है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और बाकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उन सबके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस आपका डिपार्टमेंट, आपकी मिनिस्ट्री करेगी, तो वो करेगी लेटर फॉर्म में। स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, जितनी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं उन सबको लेटर फॉर्म में जाएगा। पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक का वर्ड आ गया फिर तो आँख बंद करके ईमेल पे जाना, लेटर पे जाना है। हेड्स ऑफ अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिस, अटैच्ड ऑफिस और सबऑर्डिनेट ऑफिस के साथ हम लेटर फॉर्म में जाते हैं। अब यहाँ तक पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि आईडी नोट भी जाता है। आईडी नोट जब जाते हैं ना, वो कंकरेंस लेते हैं, उनकी एडवाइस लेते हैं। लेटर जाता है हम डिसीजन कन्वे करते हैं या कोई बात कॉरेस्पॉन्डेंस अदर मैटर में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अ लेटर। अब लेटर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। A, इट इज एड्रेस्ड ऑन बिहाफ ऑफ अ डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट टू द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय डेजिग्नेशन। B, इट बिगिंस विद सैल्यूटेशन। C, both A and B, D, none of the above, and the right answer is C, both A and B। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही हैं, एक बार देख लेते हैं। लेटर बीइंग अ फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल फॉर्मल होता है, ठीक है। इज एड्रेस्ड ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट टू द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय डेजिग्नेशन, ठीक है। ये डिपार्टमेंट के बिहाफ पे लिखा जाता है, इसीलिए इसकी जो लाइन होती है फर्स्ट लाइन, आई एम डायरेक्टेड टू से।
आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे, आई एम डायरेक्टेड टू सो एंड सो। डायरेक्टेड टू क्यों? क्योंकि मैं कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डिपार्टमेंट के, तो फॉर्मल है वो मेरा डिपार्टमेंट कर रहा है लेकिन मेरे थ्रू कर रहा है। आई एम द मीडियम ऑफ दैट कम्युनिकेशन, तो इसलिए इसकी लैंग्वेज होती है और फर्स्ट पर्सन में यूज़ किया जाता है आई एम। और गवर्नमेंट टू द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय डेजिग्नेशन, तो दूसरी गवर्नमेंट के हेड या जो हेड होता है गवर्नमेंट का या ऑर्गेनाइजेशन का, उनको किया जाता है बाय डेजिग्नेशन। साथ में डेजिग्नेशन भी आती है, क्योंकि डेजिग्नेशन क्या है? डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी, और आप डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन कर रहे हो तो डेजिग्नेशन भी जाएगी। फिर नाम क्यों आता है? नाम इसलिए आता है क्योंकि वो वही इंडिविजुअल रिसीव करे। अगर आपने नाम नहीं डालोगे, आप उस पर सिंपली लिख दोगे, फिर तो कोई उसे खोल लेगा। इसलिए आप बाई नेम करते हो कि वही इंडिविजुअल खोले, बट डेजिग्नेशन क्योंकि ये डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है। होप ये क्लियर हो गया होगा। बिगिनिंग विद द सैल्यूटेशन सर मैडम, और साथ में इसके सर और मैडम आता है, एंड एंडिंग विद द सब्सक्रिप्शन योज फेथफुली, नीचे आएगा योज फेथफुली। ठीक है, तो लेटर की बात अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये एक फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। डिपार्टमेंट के बिहाफ पर आप उसे करते हो, इसलिए आई एम डायरेक्टेड टू से ऐसे करके फर्स्ट पर्सन में आप बनाते हो उसको, दूसरे डिपार्टमेंट को रेफर करते हो, लेकिन डिपार्टमेंट में हर कोई ना उसको पकड़ ले, इसलिए आप उसको बाय नेम करते हो और साथ में डेजिग्नेशन के साथ करते हो। सर मैडम के साथ सैल्यूटेशन स्टार्ट करते हो और नीचे आप उसको योज फेथफुली के साथ ख़त्म करते हो। एक बार अब इसको फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर आएगा जो लेटर नंबर होता है, उसके बाद वही हमारा पुराना फॉर्मेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हिंदी में भारत सरकार, इंग्लिश फॉन्ट में डिपार्टमेंट, उसके बाद हिंदी में उसको विभाग लिखेंगे इंग्लिश फॉन्ट में, उसके बाद राइट साइड में न्यू दिल्ली द डेट डालेंगे, फिर टू जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं उसका नाम, डेजिग्नेशन, एड्रेस सब डालेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट में जिस मैटर से रिलेटेड है, उसके बाद सैल्यूटेशन जो हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था, सर मैडम जो भी है सैल्यूटेशन वो आएगा। उसके बाद हम लेटर लिखेंगे फर्स्ट पर्सन में, और उसके बाद देखो इसमें भी लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू योर लेटर नंबर डेटेड ऑन द सब्जेक्ट साइडेड आई एम डायरेक्टेड, तो लेटर जो हम लिखते हैं आई एम डायरेक्टेड लिखते हैं। और आई एम डायरेक्टेड क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम डिपार्टमेंट की बात पे लिख रहे हैं, फॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, इसलिए आई एम डायरेक्टेड लिखेंगे। उसके बाद एंड में यूज फेथफुली यानी सब्सक्रिप्शन हो गया, साइन करेंगे, जिस के बिहाफ पर गया है लेटर उसका नाम आएगा, डेजिग्नेशन, टेलीफोन नंबर, ईमेल। उसके बाद एंडोर्समेंट आएंगे, इसमें कितने सबसे पहले लिखेंगे कितने नंबर ऑफ एंडोर्समेंट है, 3 4 5 जितने भी वो नंबर लिखेंगे। उसके बाद कॉपी फॉरवर्डेड फॉर इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो कॉपी भेजी जाती है जिनको उनका नाम आएगा। उसके बाद फिर से साइन होंगे एंडोर्समेंट के बाद, नेम ऑफ द ऑफिसर जिसने साइन किया, उसके बाद अंडर सेक्रेटरी, टेलीफोन और ईमेल आईडी। तो ये हमारा लेटर का फॉर्मेट हो गया। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, डेमी ऑफिशियल लेटर इज यूज्ड इन कॉरेस्पॉन्डेंस बाय वन गवर्नमेंट ऑफिसर विद अनदर विद द पर्पस ऑफ ड्राइंग हिज पर्सनल अटेंशन in an official matter of importance and or urgency. Options are A true, B false, and the right answer is A true. बिल्कुल ठीक बात है ये। डेमी ऑफिशियल लेटर, दिस फॉर्म इज जनरली यूज्ड इन द कॉरेस्पॉन्डेंस बाय वन गवर्नमेंट ऑफिसर विद अनदर विद द पर्पज ऑफ ड्राइंग हिज पर्सनल अटेंशन, यानी कि जब हमें लगता है कि इस मैटर पे सीनियर ऑफिसर लेवल पे लिखा जाता है ये, और हमने पहले कॉरेस्पॉन्डेंस कर लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या फिर मैटर इतना अर्जेंट है कि उसमें हम लोग फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस का वेट नहीं कर सकते, डायरेक्ट सीनियर लेवल से पुश कराना है, तो हम क्या करेंगे, सीनियर ऑफिसर, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जो भी है वो डीओ लेटर लिखते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर, जिसमें कि पर्सनल अटेंशन होता है, डायरेक्ट उनको एड्रेस किया जाता है इन एन ऑफिशियल मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस एंड और अर्जेंसी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेमी ऑफिशियल लेटर, डीओ लेटर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1, इट इज रिटेन इन द फर्स्ट पर्सन एंड फ्रेंडली टोन। 2, डेमी ऑफिशियल लेटर मे बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग विद द चीफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। 3, a minister may communicate with another minister using DO letter. Options are A1 and 2 only, B1 and 3 only, C2 and 3 only, D1 only, and the right answer is B1 and 3 only. यानी कि सेकंड स्टेटमेंट डेमी ऑफिशियल लेटर मे बी यूज फॉर कम्युनिकेटिंग विद चीफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पर लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है, ना कि DO लेटर के थ्रू, हमने पीछे देख लिया था। DO लेटर मे बी यूज फॉर कम्युनिकेटिंग विद द ऑफिसर्स ऑफ अदर पब्लिक ऑफिस एक्सेप्ट चीफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। ठीक है, सभी पब्लिक ऑफिसर्स को किया था एक्सेप्ट चीफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, यानी चीफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ को हम DO लेटर नहीं भेजते। अब ये साइड में देखिए बॉक्स में, चीफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ आर कम्युनिकेटेड थ्रू द लेटर, उनके लिए लेटर होता है। और क्यों करते हैं हम? क्योंकि तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का मतलब समझ में आया? एक बहुत ही बड़ी बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसको पावर दे रखी है, तो उसके साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, उसके साथ फॉर्मल कम्युनिकेशन किया जाएगा, इसलिए लेटर की फॉर्म में आता है। इन सच केसेस कम्युनिकेशंस आर एड्रेस टू द सेक्रेटरी ऑफ सच अथॉरिटीज़। ठीक है, उनके सेक्रेटरी से करते हैं। अ मिनिस्टर में कम्युनिकेट विद अनदर मिनिस्टर
एट द सेंटर और स्टेट लेवल और अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर यूजिंग डीओ लेटर। यानी एक मिनिस्टर अगर कम्युनिकेट करता है किसी के साथ, दूसरे मिनिस्टर के साथ, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को, चाहे वो आपका यूनियन का हो, और साथ साथ एमपी या एमएलए, तो वो डीओ लेटर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। अब फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डीओ लेटर में अदर जो हमारी फॉर्मेट पीछे डिस्कस की उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। सबसे पहले तो जो ऑफिसर भेजता है उसका नाम आता है टॉप लेफ्ट में, उसके बाद डेजिग्नेशन, जैसे यहाँ पे लिखा है डॉक्टर ABC और डिप्टी सेक्रेटरी, उसके बाद टेलीफोन नंबर। अब राइट साइड में सबसे पहले डीओ नंबर लिखा जाएगा। कुछ लोग बोल सकते हैं कि डीओ लेटर जो है लेफ्ट में आता है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। डीओ लेटर पहले लेफ्ट में आता था, अभी रिसेंटली इसमें चेंज किया गया है एमओपी में और इसको राइट में शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब अगर क्वेश्चन में आता है तो आप राइट साइड में ही चलोगे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, डिपार्टमेंट, विभाग, उसके बाद न्यू दिल्ली जो हमारा नॉर्मल रहता है वो सब है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे माय डियर या डियर श्री, या फिर आप किसी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को कर रहे हो सपोज, तो डियर चीफ सेक्रेटरी ऐसे भी कर सकते हो, बाय नेम भी कर सकते हो, माय डियर भी कर सकते हो, या सिंपल नाम भी लिख सकते हो। और ये फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है, हमने देखा था। तो वी प्रपोज, आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, तो वी प्रपोज से स्टार्ट हुआ है टू ड्रॉप स्कीम। और देखो फिर सेकंड पैरा में आई शैल बी ग्रेटफुल, यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट पर्सन में लिखा हुआ है, तो आई शैल बी ग्रेटफुल इफ़ यू वुड, ये सब हमारा उसका हो गया। उसके बाद में लिखेंगे विद रिगार्ड्स, फिर नीचे राइट में योर सिंसियरली यानी कि हमारा सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद सिर्फ नाम आएगा, नीचे डेजिग्नेशन वगैरह कुछ नहीं आएगा क्योंकि डेजिग्नेशन हमारी टॉप लेफ्ट में पहले आ चुकी है, सिर्फ नाम आएगा। उसके बाद जिसको एड्रेस कर रहे हैं उनका नाम आएगा XYZ, और उसके बाद उनकी डेजिग्नेशन, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और एड्रेस। ये हमारा DO का फॉर्मेट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, कम्युनिकेशन टू नॉन ऑफिशियल्स में ऑल्सो टेक द फॉर्म ऑफ अ डेमी ऑफिशियल लेटर। A ट्रू, B फॉल्स, एंड द राइट आंसर इज A ट्रू। बिल्कुल सही बात है, DO लेटर के थ्रू हम नॉन ऑफिशियल्स के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द फॉर्म यूज फॉर कम्युनिकेटिंग डिसीजंस टू अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेस इज, यानी कि हम अपने अटैच्ड ऑफिस या सबऑर्डिनेट ऑफिसेस होते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम किस फॉर्मेट में करते हैं? ऑप्शन आर A ऑफिस मेमोरेंडम, B लेटर, C ID नोट, D DO लेटर, एंड द राइट आंसर इज A ऑफिस मेमोरेंडम। हम अपने अटैच ऑफिस का कम्युनिकेशन करते हैं तो हम OM के थ्रू करते हैं। अब पीछे हमने देखा था कि हम ID नोट के थ्रू करते हैं, तो वो बात भी ठीक है, ID नोट के थ्रू भी करते हैं, लेकिन ID नोट किस लिए होता है? कंकरेंस के लिए या फिर एडवाइस के लिए, ओपिनियन के लिए। यहाँ पर हम कुछ डिसीजन कन्वे कर रहे हैं या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तब हम क्या करेंगे? ऑफिस मेमोरेंडम। और परमिशन ले रहे हैं, अटैच ऑफिस ने परमिशन ली कि बारिश हुई थी, बारिश में ऑफिस के बेसमेंट में पानी भर गया, 20 कंप्यूटर जो है ख़राब हो गए, उनका जो लॉस है उसको राइट ऑफ करने की परमिशन मांग रहा है, तो अब वो कंकरेंस मांग रहा है आपकी, तो उस सिचुएशन में ID नोट चलेगा। ऑफिस मेमोरेंडम, दिस फॉर्म इज जनरली यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग डिसीजंस टू अदर डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग द अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेस। ठीक है, अदर डिपार्टमेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं हम लोग, मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री, उसमें भी हम ऑफिस मेमोरेंडम यूज़ करते हैं, साथ में अपने अटैच्ड और सबऑर्डिनेट ऑफिस के साथ भी करते हैं। इट इज़ यूज फॉर कॉलिंग फॉर एंड और प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन मांगना या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, ये हमारा OM का काम होता है। तो जनरली हम मिनिस्ट्रीज़ के बीच में जो कम्युनिकेशन जो पॉपुलर चलता है अमंग द डिपार्टमेंट, वो OM ही चलता है। पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ करना है, तो लेटर की फॉर्म में करते हैं। सीनियर ऑफिसर जब भेजते हैं, जब उनको लगता है कि अब हमें सीनियर ऑफिसर डायरेक्ट कम्युनिकेट करना होगा, तो हम DO लेटर के थ्रू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ऑफिस मेमोरेंडम। OM के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1, ऑफिस मेमोरेंडम फॉर्म इज also used by ministries and department for communicating to its employees. 2, it is written in the third person and the email ID, telephone number and the officer signing it will be indicated. 3, it bears salutation but no subscription. Options are A1 and 2 only, B1 and 3 only, C2 and 3 only, D1 only, and the right answer is A1 and 2 only, यानी कि it bears salutation but no subscription is a wrong statement. अब देखिए थे, office memorandum form is also used for ministry and department for communicating to its employees. It is written in the third person and bears no salutation and subscription. ऑफिस मेमोरेंडम जो होता है वो अगर आप डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉइज़ के लिए भी कोई ऑर्डर इशू कर रहा है तो वो भी OM की फॉर्म में करता है सबसे पहले तो। इसके अलावा क्या होता है, थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। ठीक है, और इसको स्टार्ट करेंगे द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू से, और यू आर हियर बाई रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड सो एंड सो इन्फॉर्मेशन, तो ये थर्ड पर्सन में हो जाता है हमारा। और बेयर नो सैल्यूटेशन नो सब्सक्रिप्शन, जब हम किसी को करते हैं तो इसमें सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन कुछ भी नहीं होता। नेम, डेजिग्नेशन, ईमेल ID, टेलीफोन नंबर एंड फैक्स नंबर ऑफ द ऑफिसर साइनिंग इट विल हाउएवर बी इंडिकेटेड। ठीक है, जिसको साइन कर रहा है उनकी सारी डिटेल्स उसमें इंडिकेट की जाती है।
अभी हमारा फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले जैसे लेटर वाला फॉर्मेट था लगभग वही है, देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। ऊपर नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, डिपार्टमेंट, विभाग, फिर राइट साइड में न्यू दिल्ली, डेट, उसके बाद बड़े बड़े लेटर पे लिखेंगे ऑफिस मेमोरेंडम। उसके बाद नीचे सब्जेक्ट, अब देखो ऊपर कोई सैल्यूटेशन नहीं है, कोई टू नहीं लिखा है, किसी को एड्रेस नहीं किया है, ना सर मैडम कुछ लगाया है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट लिखने के बाद द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और थर्ड पर्सन में लिखेंगे यू आर हियर बाई प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, और देखो लास्ट वाली लाइन में देखो इट इज़ हियर बाई सर्टिफाइड दैट, तो ये थर्ड पर्सन में हमारा हो गया मार्क में। और उसके बाद देखो नीचे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, डायरेक्ट एबीसी लिखा है, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। डेजिग्नेशन, टेलीफोन नंबर, और उसके बाद जिसको एड्रेस कर रहे हैं और नीचे आएगा टू डिपार्टमेंट। और देखो ये किसी इंडिविजुअल को मार्क नहीं किया है, डिपार्टमेंट को किया जाता है जिस डिपार्टमेंट को कर रहे हैं। और अगर हम एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करेंगे तो ऑफकोर्स हम एम्प्लॉय के नाम से भी करेंगे। तो ये हो गया हमारा OM। क्वेश्चन नंबर 14, विच फॉर्म इज फॉर सीकिंग एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अमंग सेक्शंस विद इन मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री के सेक्शंस के बीच में इन्फॉर्मेशन अगर हमें चेंज करनी है, एक्सचेंज करनी है, तो कौन सा फॉर्मेट यूज होता है? ए ऑफिस मेमोरेंडम, बी लेटर, सी ID नोट, डी डेमी ऑफिशियल लेटर, एंड द राइट आंसर इज ए ऑफिस मेमोरेंडम। यानी नॉट ओनली एम्प्लॉइज़, एक सेक्शन से दूसरे के बीच में अगर इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो हमारा किस में जाएगा? DO लेटर की, OM की फॉर्म में, ऑफिस मेमोरेंडम। तो ऑफिस मेमोरेंडम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया हमारा। हम मिनिस्ट्रीज़ के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी करते हैं, और हम विद इन सेक्शन भी करते हैं, विद इन डिपार्टमेंट भी करते हैं। हर जगह हम OM यूज़ करते हैं। अटैच्ड ऑफिस के साथ भी कर लेते हैं जब भी इन्फॉर्मेशन मांगनी है, देनी होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 15, रेगुलर लीव्स टू द एम्प्लॉइज आर ग्रांटेड थ्रू विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कोई एम्प्लॉय को अगर लीव चाहिए तो कौन सी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में हम उसको लीव देते हैं? ए ऑफिस मेमोरेंडम, बी लेटर, सी ऑर्डर, डी ऑफिस ऑर्डर, एंड द राइट आंसर इज डी ऑफिस ऑर्डर। यानी कि ऑफिस ऑर्डर के थ्रू हम जो है लीव ग्रांट करते हैं। ऑफिस ऑर्डर क्या होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, इंटीमेशन इन रूटीन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। अब डे टू डे लाइफ में क्या होता है, जो किसी मिनिस्ट्री के अंदर होता है, तो बहुत सारे ऑर्डर्स वगैरह इशू करने होते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस करनी होती है, इंस्ट्रक्शंस इशू करे जाते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, लेकिन रूटीन के कोई स्पेशल फीचर नहीं होता उनका, सिंपल रूटीन नेचर के होते हैं, तो वो ऑफिस ऑर्डर की फॉर्म में यूज़ कर लिए जाते हैं। जैसे कि इंटरनल पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, ये रूटीन काम है, इसको यहाँ से उठा के वहाँ पोस्ट कर दिया, उसको यहाँ कर दिया, तो ये सब चीज़ें किस में आएंगी? ऑफिस ऑर्डर में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग ऑफिसर्स एंड सेक्शंस, अब वर्क डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हो तो किस फॉर्म में करोगे? ऑफिस ऑर्डर की फॉर्म में। ऑफिस ऑर्डर का एक रीजन और भी होता है कि ऑफिस ऑर्डर में जो भी चीज़ मेंशन की जाती है वो माननी होती है एम्प्लॉय को। ऐसा कुछ नहीं होता कि एम्प्लॉय से कुछ मांगा जा रहा है, ये डायरेक्ट हम उसको अपना ऑर्डर दे रहे हैं कि आपको ये करना है। तो ये एक तरह से वन वे कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो है वो इसके थ्रू होते हैं। और ग्रांट ऑफ रेगुलर लीव, किसी एम्प्लॉय ने लीव की अप्लाई की तो लीव जो ग्रांट की जाएगी ऑफिस ऑर्डर के थ्रू की जाती है। अब ये फॉर्मेट हो गया हमारा वही लेटर वाला काफ़ी हद तक। ऊपर से तो नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, डिपार्टमेंट, विभाग, और राइट साइड में न्यू दिल्ली, डेट। उसके बाद बड़े बड़े लेटर में ऑफिस ऑर्डर लिखेंगे, जैसे हमने ऑफिस मेमोरेंडम में लिखा था ऑफिस मेमोरेंडम, या ऑफिस ऑर्डर लिखेंगे। अब कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा इसमें। ऑफिस मेमोरेंडम में सब्जेक्ट लिखा था, इसमें सब्जेक्ट नहीं आता। शी XYZ, a permanent section officer in this department, granted earned leave for so and so period to this with permission of, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑफिस ऑर्डर। थर्ड पर्सन में है, इट इज़ सर्टिफाइड, ये सब करके हमने लिख दिया। उसके बाद साइन, जो इशूइंग अथॉरिटी उनका नाम, डेजिग्नेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टेलीफोन, ईमेल, और कॉपी टू किसी को ऑफिस ऑर्डर फाइल, कैशियर क्योंकि कैश सेक्शन जो आपका सैलरी बनाता है, सेक्शन कंसर्न जिस सेक्शन से है, और ऑफिसर, ये सबको जो है कॉपी मार्क की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, देयर इज नो सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन इन ऑफिस मेमोरेंडम। ऑप्शन आर ए ट्रू, बी फॉल्स, एंड द राइट आंसर इज ए ट्रू। हमने पीछे फॉर्मेट में देखा था कि ऑफिस ऑर्डर में कोई सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑर्डर इज जनरली यूज्ड फॉर कन्वेइंग। जो ऑर्डर हम निकालते हैं, सिर्फ ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर की बात नहीं कर रहे, ऑर्डर वो किस चीज़ को कन्वे करता है? 1 फाइनेंशियल सैंक्शंस, 2 फाइनल ऑर्डर्स इन डिसिप्लिनरी केसेस, 3 order is not addressed to anyone, and 4 copies are endorsed to all the authorities concerned. Options are A 1, 2 and 4 only, B 2, 3 and 4 only, C 1, 2 and 3 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above। ये सारे ही फीचर्स हैं ऑर्डर के। इसको देख लेते हैं, इसका फॉर्मेट पहले, फॉर्मेट ऑफ ऑर्डर। सबसे पहले नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, डिपार्टमेंट, विभाग, राइट साइड में डेट, न्यू दिल्ली। उसके बाद ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर में क्या लिखा था? ऑफिस ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर है सिर्फ।
दूसरी बात, कोई सैल्यूटेशन नहीं है, ऊपर देख लिया। इसके बाद कोई सब्जेक्ट भी नहीं है। अब देखो, सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज अकॉर्डेड अंडर रूल 10 ऑफ द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स टू राइट ऑफ इरिकवरेबल लॉसेस ऑफ ₹5,000। और उसके बाद हमने जो है न्यूमेरिक लिखने के बाद इसमें भी लिखा, लेटर्स में अल्फ़ाबेटिकल भी लिखा हुआ, ₹5,000 ओनली बीइंग द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स बिलोंगिंग टू दिस डिपार्टमेंट। और उसके बाद आर्टिकल्स का नाम लिखा हुआ है वैल्यू के साथ, और साइंड ABC। तो इसमें क्या चीज़ है, एक तो ऑर्डर जो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है, बिल्कुल ठीक बात है। फाइनेंशियल मैटर्स में हम ऑर्डर निकालते हैं। नॉर्मल रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस में क्या निकालते हैं, ऑफिस ऑर्डर। लेकिन जब फाइनेंशियल मैटर होते हैं तो ऑर्डर निकालते हैं। पहली चीज़, ऑर्डर में लिखेंगे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई सैल्यूटेशन नहीं है। देखो नीचे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, ऊपर कोई सैल्यूटेशन नहीं है, किसी को एड्रेस जो है पर्टिकुलर नहीं किया गया है। इसके अलावा एक फीचर क्या है, रूल मेंशन करना होता है, किस रूल के अंडर में आपने लॉस, जिसमें राइट ऑफ करने वाला हुआ है या किसी को परचेज़ करने की परमिशन दे रहे हो, तो वो रूल कोड करना होता है। उसके बाद न्यूमेरिक भी लिखोगे और अल्फ़ाबेटिकल भी लिखोगे अमाउंट, उस आर्टिकल्स को भी डिफाइन करोगे जिसके रिगार्डिंग आप बात कर रहे हो। तो ये हमारे फीचर होते हैं ऑर्डर के। अब आंसर में देखते हैं। फाइनेंशियल सैंक्शंस बिल्कुल ठीक हो गया। फाइनल ऑर्डर इन डिसिप्लिनरी केसेस, बिल्कुल फाइनल ऑर्डर जब हमारे डिसिप्लिनरी केसेस चलते हैं तो वो भी ऑर्डर की फॉर्म में निकाला जाता है। हमारे एग्जाम्पल में फाइनेंशियल वाला था, लेकिन ये भी निकाले जाते हैं। ऑर्डर इज नॉट एड्रेस टू एनीवन, हमने देख लिया पीछे, किसी को एड्रेस नहीं हो रहा है, सिर्फ कॉपी फॉरवर्ड की है और कुछ भी नहीं किया है। इसके अलावा कॉपीज आर इंडोर्स टू ऑल द अथॉरिटीज कंसर्न। ये देखो कॉपी 2 में कर रखा है ना, टू AGCR न्यू दिल्ली इंटरनल फाइनेंस सेक्शन। तो जो कंसर्न सेक्शन हैं या कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको हम जो है उसकी कॉपी को इंडोर्स करेंगे। तो ये हमारे फीचर हुए ऑर्डर के। क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज यूज्ड इन नोटिफाइंग प्रोमलगेशन ऑफ स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स, अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशंस ऑफ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ ऑफिसर्स। ऑप्शंस आर A ऑर्डर, B रेजोल्यूशन, C नोटिफिकेशन, D ऑफिस ऑर्डर। एंड द राइट आंसर इज C नोटिफिकेशन। यानी कि नोटिफिकेशन होता है नोटिफाई करने के लिए, प्रोमलगेशन ऑफ स्टैट्यूटरी रूल्स। जब हम रूल्स को करते हैं, प्रोमलगेट करते हैं, तो हम नोटिफिकेशन के थ्रू करते हैं। ऑर्डर्स, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, सर्टेन कैटेगरीज ऑफ ऑफिसर। ये जब हमारे हाई लेवल के ऑफिसर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है, जैसे कोई कमेटी बनाई या कोई ऐसी चीज़ की जाती है, तब उस केस में हम नोटिफिकेशन का यूज़ कर लेते हैं। नोटिफिकेशन फॉर्म, दिस इज यूज्ड फॉर नोटिफाइंग प्रोमलगेशन ऑफ स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स, अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशंस ऑफ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ ऑफिसर एटसेट्रा थ्रू पब्लिकेशन इन द गैजेट ऑफ इंडिया। जब हमने कोई अपॉइंटमेंट किया है, कुछ भी किया है और उसको हमें गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कराना है, तब हम नोटिफिकेशन को यूज़ करते हैं। द कंपोजिशन ऑफ द गैजेट, द टाइप्स ऑफ मैटर्स टू बी पब्लिश्ड इन ईच पार्ट एंड सेक्शन देयर ऑफ। ठीक है, इसमें लिखा होता है गैजेट होता है और कौन सा मैटर है, क्योंकि कौन से पार्ट में आएगा। ठीक है, वो उसी कंपोजिशन पर डिफाइंड होता है कि कौन से पार्ट में आएगा, कौन से सेक्शन में आएगा, क्योंकि हमारे गैजेट में बहुत सारे पार्ट और सेक्शन होते हैं, तो वो उसी कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। अब देख लेते हैं नोटिफिकेशन। देखो सबसे पहले क्या लिखा है ब्रैकेट में, टू बी पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया पार्ट 1 सेक्शन 2। तो हमने क्वेश्चन में क्या था, नीचे लिखा हुआ इसमें एक्सप्लेनेशन, द कंपोजिशन ऑफ द गैजेट, द टाइप्स ऑफ द मैटर टू बी पब्लिश्ड इन ईच पार्ट ऑफ एंड सेक्शन देयर ऑफ। तो पार्ट एंड सेक्शन आ गया, टू बी पब्लिश इन वेयर, गैजेट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट में ये लाइन आती है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, डिपार्टमेंट, ये चीज़ आ गई। नंबर नहीं आया ऊपर, पीछे जितने फॉर्मेट डिस्कस कर रहे थे हम साथ में ऊपर नंबर आता था, नंबर नहीं आएगा। न्यू दिल्ली, उसके बाद द, फिर डेट, उसके बाद बड़ा बड़ा लेटर में कैपिटल्स में नोटिफिकेशन। और देखो अब नंबर आया है, नंबर हमारा ऊपर से उठ के नीचे आ गया। यहाँ पर नोटिफिकेशन में कोई सैल्यूटेशन नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि हम तो गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर रहे हैं। गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ, जनरल पब्लिक के लिए पब्लिश कर रहे हैं, और जनरल पब्लिक के लिए जा रहा है, किसी इंडिविजुअल को तो जा नहीं रहा, तो कोई सैल्यूटेशन और उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। नंबर लिख के और सीधा फिर डायरेक्ट हमारा OM वाला फॉर्मेट या हम ऑफिस ऑर्डर वाला फॉर्मेट होता है, जिसमें किसी XYZ सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इज अपॉइंटेड। यही तो हम ऑफिस ऑर्डर में करते हैं, लेकिन ऑफिस ऑर्डर में हम क्या करते हैं, हम अपने इंटरनल डिपार्टमेंट में ही करते हैं, एक सेक्शन से दूसरा चेंज कर दिया, वो होता है। यहाँ पे हम बड़े लेवल का कर रहे हैं, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ दैट डिपार्टमेंट वाइस ची, तो ठीक है बड़े लेवल के कर रहे हैं, और गैजेट में हम निकाल रहे हैं। बस इतना ही फ़र्क है, बाकी सब सेम है, लेकिन नंबर पहले आ जाएगा। उसके बाद साइन, नेम, जिस अथॉरिटी का जॉइंट सेक्रेटरी, क्योंकि नोटिफिकेशन जो होते हैं वो कम से कम GS लेवल से इशू किए जाते हैं, तो जॉइंट सेक्रेटरी आएगा। जब कभी आप नोटिंग ड्राफ्टिंग में भी याद रखना, कहीं से भी करो कि जॉइंट सेक्रेटरी इशू करता है कम से कम नोटिफिकेशन को। टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, और किसको इंडोर्स करेंगे, द मैनेजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, क्योंकि हम इसको किसको भेज रहे हैं, गैजेट ऑफ इंडिया पब्लिश होने के लिए। तो गैजेट ऑफ इंडिया जो है उसको कहाँ भेजेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस के लिए। और फिर भारत सरकार प्रेस, यहाँ पे मिंटो रोड दिया हुआ, 2 प्रेस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की,
एक मिंटो रोड पर है, एक फरीदाबाद है, तो वो डिपेंड करता है अलग अलग सेक्शन ऑफ पार्ट जो है वो अलग अलग प्रेस में डील होते हैं। यहाँ पे पार्ट 1 सेक्शन 2 की बात हो रही है, वो मिंटो रोड पे पब्लिश होता है, तो इन्होंने मिंटो रोड डाल दिया है। आप अगर जो है जो भी पार्ट होगा उसके अकॉर्डिंग प्रेस डिसाइड करोगे। इसके अलावा अगर पार्ट और सेक्शन नहीं पता है, अगर आप नोटिंग ड्राफ्टिंग कर भी रहे हो तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप डैश डैश कर दो, पार्ट और सेक्शन को डैश कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद फिर आता है कॉपी फॉरवर्डेड टू इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन के लिए कॉपी किसको फॉरवर्ड करना है, 1 2 3 जो भी नंबर है वो डाल के कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऑफ डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट इन इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ पॉलिसीज़। यानी गवर्नमेंट जो अपने पॉलिसी मैटर्स पर डिसीजन लेती है उनको अनाउंस करती है, कौन से मीडियम के थ्रू करती है? ए प्रेस नोट, बी इंडोर्समेंट, सी रिजोल्यूशन, डी प्रेस कम्युनिक। एंड द राइट आंसर इज सी रिजोल्यूशन। यानी कि रिजोल्यूशन के थ्रू जितनी भी अपॉइंटमेंट होते हैं कमिटीज़ वगैरह के, ये सब जो है रिजोल्यूशन के थ्रू गवर्नमेंट जो है अनाउंस करती है पब्लिक में डिसीजन को। रिजोल्यूशन, दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज फॉर मेकिंग पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट इन इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ पॉलिसी। एग्जाम्पल, द पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटीज़ और कमीशंस ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, तो जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं, कमीशंस और जो कमिटीज़ बनती हैं, इनका अनाउंसमेंट कैसे करती है? रेजोल्यूशन के थ्रू। रेजोल्यूशंस आर पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया। रेजोल्यूशंस का जो पब्लिकेशन किया जाता है वो गैजेट ऑफ इंडिया में किया जाता है। अब एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं रेजोल्यूशन का। इसका भी देखो ऊपर आएगा टू बी पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया पार्ट 1 सेक्शन 1, ये बिल्कुल जैसे नोटिफिकेशन में होता है वही। उसके बाद आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, डिपार्टमेंट और विभाग, राइट साइड में न्यू दिल्ली, फिर कैपिटल लेटर्स में रिजोल्यूशन। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अंडर द कंसिडरेशन, ये एक लैंग्वेज होती है, या फिर अपॉइंटमेंट किया जाता है तो उसकी लैंग्वेज जैसे नॉर्मल लिखी जाती है वही लैंग्वेज रहती है। उसके बाद साइन हो गए ABC और सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सेक्रेटरी के लेवल से इशू होता है यूजुअली। टेलीफोन नंबर, ईमेल। अब चेंजेस कहाँ आते हैं? उसके बाद नीचे आता है ऑर्डर, कैपिटल में एक बार फिर से ORDER, और उसके बाद फिर से लिखा जाता है ऑर्डर्ड, कैपिटल्स में, ऑर्डर्ड दैट अ कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन बी कम्युनिकेटेड टू। जिसको भी कॉपी आपको कम्युनिकेट करनी है उसका नाम आ जाता है। दूसरा फिर से ऑर्डर्ड आता है, ऑर्डर्ड आल्सो दैट रेजोल्यूशन बी पब्लिश इन द गैजेट ऑफ इंडिया फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन, कि गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाएगा। उसके बाद फिर से साइन आते हैं, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, टेलीफोन नंबर, और उसके बाद नोटिफिकेशन की तरह जो हमारा नीचे आता है द मैनेजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, भारत सरकार प्रेस, मिंटो रोड या फिर फरीदाबाद प्रेस जो भी होगी, न्यू दिल्ली। तो ये हमारा रेजोल्यूशन का फॉर्मेट हो गया। तो देखो इसमें कोई सैल्यूटेशन नहीं है, सब्सक्रिप्शन नहीं है, और ये सीधा क्या बोलते हैं, इसमें नंबर की बात की जाएगी तो रिजोल्यूशन में हम देखेंगे, नोटिस करेंगे कि इसमें कोई नंबर नहीं होता, क्योंकि पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ पॉलिसी है, इसमें कोई नंबर नहीं होता। ऑर्डर किया जाता है, ऑर्डर 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है कि कम्युनिकेट किया जाता है जिसको भी उसका नाम आता है, और दूसरा आता है गैजेट ऑफ इंडिया पब्लिश करने के लिए, और नीचे मैनेजर के लिए इसको एड्रेस करते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्रेस कम्युनिक प्रेस नोट। यानी प्रेस कम्युनिक और प्रेस नोट दोनों में इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज़ प्रपोज टू गिव वाइड पब्लिसिटी टू अ डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू मीडिया। यानी कि पब्लिक को जब आपको अनाउंसमेंट करना है मीडिया के थ्रू, तब प्रेस नोट या प्रेस कम्युनिक को रिलीज़ किया जाता है। अब प्रेस नोट इज इशूड वेयर द मैटर इज टू बी पब्लिश्ड एज पर द टेक्स्ट गिवन बाय द इशूइंग अथॉरिटी। 3, अ प्रेस कम्युनिक सर्व्स एज अ हैंड आउट टू द प्रेस which may be edited, compressed or enlarged by the press media channel. Options are A1 and 2 only, B1 and 3 only, C2 and 3 only, D1 only, and the right answer is D1 only. यानी 2 और 3 are wrong statements. एक बार देख लेते हैं। प्रेस कम्युनिक प्रेस नोट, दिस फॉर्म इज यूज फॉर व्हेन इट इज़ प्रपोज टू गिव वाइड पब्लिसिटी टू अ डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट थ्रू मीडिया। यानी कि गवर्नमेंट जो है अपने डिसीजन को मीडिया के थ्रू पब्लिश कराना चाहती है, तब आता है। प्रेस कम्युनिक इज इशूड वेयर मैटर इज टू बी पब्लिश्ड एज पर द टेक्स्ट गिवन बाय द इशूइंग अथॉरिटी। देखो प्रेस कम्युनिक क्या आता है? एज पर द टेक्स्ट गिवन, यानी कि जो आपने लिख कर दिया, एडिटेज आपको पब्लिश कराना है तो आपका प्रेस कम्युनिक आएगा। और प्रेस नोट क्या है? इज इंटेंडेड टू सर्व एज द हैंड आउट टू द प्रेस विच मे बी एडिटेड, कंप्रेस और एनलार्ज बाय द रिस्पेक्टिव प्रेस और मीडिया चैनल। और प्रेस नोट में क्या जाता है? आपने जो डिसीजन दिया है, अनाउंसमेंट है, वो आपने प्रेस को हैंड ओवर कर दिया, प्रेस उसको अपने हिसाब से एडिट कर सकती है, बढ़ा सकती है, घटा सकती है, जो भी करना चाहे वो कर सकती है। तो इससे प्रेस को फ्रीडम होती है। लेकिन प्रेस कम्युनिक एडिटेड जैसा जाता है वैसा का वैसे प्रेस उसमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर सकती है। याद कैसे रखेंगे? देखो नोट में नोट वाला याद रखना है। नोट में हम एडिट कर सकते हैं। जब कोई सेक्शन ऑफिसर के नीचे वाला पुटअप करता है तो सेक्शन ऑफिसर उसमें ऊपर वाले कोई भी उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन ड्राफ्ट जो है वो अथॉरिटी के सिग्नेचर से जाता है और उसमें कोई एडिट नहीं किया जाता। तो ऐसे याद रखना है कि जो प्रेस नोट होगा तो नोट को एडिट कर सकते हैं मीडिया वाले, लेकिन प्रेस कम्युनिक को एडिट नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी खत्म हुआ।
और आज हम ये प्रेस कम्युनिके का फॉर्मेट देख लेते हैं। अब देखो इसमें ऊपर जो है कोई भी फॉर्मेट नहीं आ रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि प्रेस को दिया जा रहा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्राफ्ट नहीं है, ये तो हम एक सिंपल एक लिख कर दे रहे हैं प्रेस को। तो इसमें ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली सब्जेक्ट कुछ भी नहीं आएगा, सिंपल प्रेस कम्युनिके आएगा। इसमें बस एक चीज़ आती है ऊपर, जो इसमें आई नहीं है कि नॉट टू बी पब्लिश्ड बिफोर सो एंड सो डेट। ये इसमें एक लैंग्वेज आ जाती है, सेट लैंग्वेज ब्रैकेट में आ जाती है, उसे हम उस वाले पोर्शन को कवर कर लेंगे जब नोटिंग ड्राफ्टिंग की क्लासेस करेंगे। और इसके बाद सीधे प्रेस कम्युनिके या नोट जो भी लिखा होगा वो आएगा। उसके बाद एज इट इज़ डिसीजन को कन्वे कर दिया जाता है। फिर नीचे आता है डिपार्टमेंट ऑफ। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश नहीं कर रही, मीडिया कर रही है। और डिपार्टमेंट का नाम इसलिए आ रहा है कि कौन से डिपार्टमेंट का डिसीजन है, इसलिए आएगा सिर्फ। उसके बाद राइट साइड में न्यू दिल्ली और लेफ्ट साइड में आता है नंबर। और फिर इसके नीचे सेट लैंग्वेज होती है, फॉरवर्डेड टू द प्रिंसिपल इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, फॉर इशूइंग द कम्युनिके फॉर एंड गिविंग इट वाइड पब्लिसिटी। ये इसकी सेट लैंग्वेज होती है। उसके बाद सिग्नेचर, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी। तो प्रेस कम्युनिके में भी आपका सब्सक्रिप्शन और सैल्यूटेशन कुछ नहीं होगा, कोई चीज़ नहीं की जाएगी। और जो है ये आपका इसमें नीचे आएगा डिपार्टमेंट का नाम, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं नहीं आएगा, नाम भी और नंबर भी नीचे आएगा। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का फर्स्ट पार्ट 7 का, यानी कि हमारा जो चैप्टर हम जो डिस्कस कर रहे थे उसका जो पार्ट था पार्ट 6 में किया था, इसको हम फिर से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।